हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कायनात और आज मैं आप लोगों से उन चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जिन चीज़ों के बारे में अक्सर लोग बातें नहीं करना चाहते। जी हाँ, मेंस्ट्रुएशन और वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अक्सर लोग मासिक चक्र के बारे में बातें नहीं करना चाहते या फिर औरतों की गुप्त बीमारियों के बारे में लोग बातें नहीं करना चाहते और ना जाने कई ऐसी खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से जूझते रहते हैं। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों से जागरूक करने के लिए हमारे ये पोथी पत्री फाउंडेशन आप लोगों के लिए डेवलप किया गया है। तो आइए हम जानते हैं विशेषज्ञ से, जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों से जागरूक होना है और हमें खुद भी और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। तो आइए जानते हैं हम। आइए हम मिलते हैं बिहार के जाने माने डॉक्टर राजेश गोस्वामी से, जो कि पेशे से एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर विशेषज्ञ, ठीक है, और लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं, जिन्होंने ना ही सिर्फ पेशेंट को सही किया है बल्कि कई ऐसे घरों में उम्मीदें जगाई हैं जिनकी उम्मीदें डूब चुकी थी। चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम इन सारे रोगों से जागरूक हो सकते हैं और उन्हें सही वक्त पे उपचार करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये है डॉक्टर राजेश गोस्वामी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गोस्वामी है। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं डायरेक्टर सन हॉस्पिटल, मेरा हॉस्पिटल है पाटलिपुत्रा कॉलोनी गोलंबर पे। और आज हम लोग कुछ बातें करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर एक ड्रेडेड डिजीज़ है एंड सब लोग फ्राइटेंड हो जाते हैं। पहले ज़माने में एक टर्म होता था टेलीग्राम। जो जब किसी के घर में टेलीग्राम आता था तो सब लोग बड़ा चिंतित हो जाते थे कि पता नहीं क्या बैड न्यूज़ होगा। उसी तरह से आजकल कोई बायोप्सी या एफएनएसी कोई टेस्ट कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो सब लोग डर जाते हैं। डरने का कारण ये है कि काफ़ी वर्षों से पास्ट में कैंसर का ट्रीटमेंट इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, सब जगह अवेलेबल नहीं था, बहुत लोग नहीं अफोर्ड करते थे, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता था। इसलिए से एक दिमाग में बैठा हुआ है सबके डर। लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी प्रोग्रेस हुआ नए डायग्नोस्टिक टूल्स में, अर्ली डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, सर्जरी में, रेडियोथेरेपी में, कीमोथेरेपी, सारी चीज़ में प्रोग्रेस हुआ है और कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक हम लोग अब करने लगे हैं और अच्छा सर्वाइवल पेशेंट का होने लगा है, क्योर भी अच्छा होने लगा है। तो इसी विषय पे हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे हम लोग कैंसर को पहले प्रिवेंट कर सकते हैं, फिर उसका अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और सोसाइटी में कैसे अवेयरनेस बढ़े कि अर्ली डिजीज़ को हम लोग डिटेक्ट कर पाएँ, पेशेंट अर्ली दिखाने आ जाएँ, और फिर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो सर, जिस तरीके से अभी महिलाएं जो हैं बहुत सारी महामारी और बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से वो गुजर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें इस बारे में जागरूक होना चाहिए ताकि वो अर्ली डायग्नोसिस करवा सकें? हम लोग 4-5 जो कॉमन कैंसर हैं, खास करके जो फीमेल में है, पहले हम लोग वो डिस्कस करें, फिर समय रहेगा तो फिर और कैंसर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सारे कैंसर की बात करने के चक्कर में हम लोग कुछ मैसेज नहीं दे पाएंगे। जी तो हम लोग सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन कैंसर महिलाओं में। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कैंसर है महिलाओं में और इंडिया में भी नंबर 1 है। 5-6 साल पहले कैंसर सर्विक्स नंबर 1 कैंसर था इंडिया में, लेकिन अब पिछले 5 सालों में कैंसर ब्रेस्ट नंबर 1 हो गया है। उसका रीज़न ये है कि कैंसर ब्रेस्ट या स्तन कैंसर का इंसिडेंस जो है वो बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और एट द सेम टाइम अच्छी बात यह है कि कैंसर सर्विक्स का नंबर जो है वो कम हो रहा है, घट रहा है इंसिडेंस। तो ये दोनों मिला करके कैंसर ब्रेस्ट नंबर 1 भी प्रॉब्लम हो गया है महिलाओं में खास करके। और ये इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि जैसे जैसे ये देखा गया है पूरे वर्ल्ड में, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन या मॉडर्न लाइफ स्टाइल हम लोग अडॉप्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे कैंसर ब्रेस्ट का इंसिडेंस बढ़ते जाता है। तो उसके पीछे कुछ कुछ कारण है, मैं वो कारण थोड़ा सा शॉर्ट में बिल्कुल बताना बताइए सर। चाहूँगा कि आजकल के लाइफ स्टाइल में क्या हो रहा है कि लेट मैरिज हो रहे हैं, लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी हो रहा है, और कभी कभी बहुत कम चाइल्ड हो रहा है, एक एक चाइल्ड नॉर्म्स भी हो गया है, 1 चाइल्ड।
एंड अर्ली मेनार्की, अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन जल्दी होता है या लेट मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन बंद लेट होता है, स्ट्रेस, जो जिंदगी में स्ट्रेस हो रहा है, ये सारे रीज़न हैं जो कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाते हैं। तो आजकल की महिलाओं को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पढ़ाई करना पड़ता है, फिर उनको जॉब के लिए सेटल होना होता है, इस चक्कर में बहुत लेट हो जाता है, जनरली मैरिज लेट होता है। तो उसका एक रीज़न ये है अर्बनाइज लाइफस्टाइल में। दूसरा होता है कि हम लोग डाइट जो है वो पहले की तरह डाइट नहीं लेते हैं। एक तो फैटी डाइट हम लोग लेते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, हर एक चीज़ में पॉल्यूशन है, इवन पानी में, एयर में, जितने भी सब्जी, फल, बाकी चीज़ हम लोग खाते हैं, दूध, इवन सारे चीज़ में कुछ ना कुछ पॉल्यूशन, एडल्ट्रेशन, कुछ ना कुछ मिक्स होता है। ये भी कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। आजकल हम लोग गाड़ी से, बाइक से, ये सब से चलते हैं, पैदल कम चलते हैं, स्पोर्ट्स कम होता है, बॉडी का एक्सरसाइज कम होता है, वो सारे चीज़ जो है इसको बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो है स्ट्रेस। आजकल फीमेल्स को पढ़ाई के बाद जॉब भी करना है और घर का भी देखना है, तो दोनों मिला करके फीमेल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है। मेल के ऊपर भी है स्ट्रेस, बट फीमेल के कंपैरिजन में कम है। तो स्ट्रेस से एक बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं एस्ट्रोजन के अलावे। एक एस्ट्रोजन तो एक मैंने वजह से बताया, अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, ये सारे जितने फैक्टर वो एस्ट्रोजन के एक्सपोजर को बढ़ाते हैं। लेकिन उसके अलग भी स्ट्रेस जो है, बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन जो हम लोग नहीं भी जानते, अभी साइंस उन लोगों को नहीं पता चला हर एक चीज का, ये सारे चीज मिल करके कैंसर को, तो कैंसर ब्रेस्ट को बढ़ाते हैं। आपका मैसेज क्या है उन औरतों के लिए जो इस तरीके की लाइफस्टाइल को वो जीती हैं? उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो जो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके और इस सारी समस्याओं को रिड्यूस कर सके? ख़त्म तो बहुत मुश्किल से होगा, लेकिन रिड्यूस करने में थोड़ा हेल्प कर सके, एक मैसेज उन सारी महिलाओं को आप ज़रूर से दें। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि अब एक बैलेंस, जिंदगी को एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हमने पूरी पढ़ाई करनी है, पूरा जॉब करना है, सारे चीज़ में हम सेट हो जाएं, उसके बाद शादी कर रहे हैं। इस पर कहने का बैलेंस आपको एक एज का आपको रखना पड़ेगा। आप 30 को कभी भी क्रॉस ना करें। फीमेल्स में 30 को प्लस में मैरिज नहीं करना चाहिए, उसके पहले शादी होनी चाहिए। अब आइडियल एज में बोलूँगा तो इसमें कंट्रोवर्सी होगी, बट मैसेज ये है कि 30 के पहले जितना हो सके शादी कर लेनी चाहिए। आपको बैलेंस बनाना, ये भी देखना है कि अगर आप सेटल नहीं है तो कैसे दिक्कत भी हो सकती है, पढ़ाई कर रहे हैं बीच में, वो बैलेंस आप बना के चलें। दूसरा, एक जो आपके हाथ में है वो लाइफस्टाइल है। खाने पीने का चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि फास्ट फूड या जंक फूड हम लोग सब लोग जानते हैं, उसमें कम से कम वो खाएं। वंस इन वाइल कुछ सब लोग खाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप डेली या 2 दिन 3 दिन पे हमेशा खा रहे हैं, उसको अवॉइड कीजिए। फ्रेश खाना जितना ज़्यादा आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैकेट और स्टोर्ड फूड को नहीं खाएं। फ्रेश हाँ, जितना फ्रेश खाएं, फ्रेश एंड रॉ। हर एक चीज़ को रॉ नहीं खा सकते हम लोग, हम लोग कुक करना पड़ता है, बट जितना हो सके उतना रॉ और फ्रेश खाएं। और एक्सरसाइज रोज करें और खुश रहें। खुश रहना भी जरूरी है। आपका मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो आप अपने हॉबी का चीज़ डेली करें। खुशी आपको जिस काम में मिलती है वो 1 घंटा 2 घंटा जरूर करें। फ्रेंड्स में अपने टाइम बिताएं। तो कुछ ना कुछ आपको ये निकालना पड़ेगा कि आप जिंदगी, मतलब सारे टाइम में स्ट्रेस में नहीं रहें। कुछ अगर 2-3 घंटे का भी टाइम ऐसा है जिसमें आप खुशी आपको होती है, वो जरूर करें, तो इससे स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो ये मिला करके आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी। सर, जैसे कि आपने बताया कि अभी जो है 4-5 सालों से ब्रेस्ट कैंसर वो काफ़ी कॉमन हो गया है महिलाओं में, तो इस समय अभी भी कई ऐसी महिलाएं जो इनसे अवेयर नहीं हैं और काफ़ी बाद में वो जो है अपने इस कैंसर को डायग्नोस करती हैं। तो क्या आप उन लोगों को ये बताना चाहेंगे कि सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं ताकि इन सारी प्रॉब्लम्स को हम रिड्यूस कर सकें? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें मैं एक लाइन स्टार्ट में कह देता हूं कि कैंसर
पूरी तरह से प्रिवेंटेबल डिजीज नहीं है। बहुत सारे इन्फेक्टिव डिजीज हैं के लिए हम लोग वैक्सीन लेते हैं। बचपन में भी वैक्सीन होता है, पोलियो है, डिप्थीरिया है, यस सर। बहुत सारे डिजीज हैं जिसके लिए हम लोग वैक्सीन लेते हैं। दोज आर प्रिवेंटेबल डिजीज। लेकिन कैंसर एज ए होल इज नॉट प्रिवेंटेबल। 1/3 ऑफ द कैंसर, मतलब आप बोल सकते हैं एक एवरेज 30% कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बट 70% कैंसर को हम लोग नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें से एक ब्रेस्ट कैंसर भी है। मैंने कुछ आपको जो अभी कारण बताया, वो करने के बाद भी 100% क्योरेबल नहीं। प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। किसी को हो सकता है, वो सब करने के बाद भी हो सकता है। अच्छा। कैंसर ब्रेस्ट खास करके, क्योंकि बाद में दूसरे कैंसर पे हम लोग बात करेंगे, ब्रेस्ट पे भी बात कर रहे हैं। तो आप जिस कैंसर को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से, उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। तो उसकी शुरुआत में आप अगर उसका पता चल जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट करके वो ठीक हो सकते हैं। अब जो है वो शुरुआत में कैसे पता चले, इसके लिए आता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहाँ पे मैमोग्राफी जो है वो गवर्नमेंट के तरफ से नहीं दिया जाता है, उसकी फैसिलिटी नहीं दी जाती है, तो हम लोग के कंट्री में 80% गरीब लोग रहते हैं, वो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी नहीं करा सकते हैं। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी एक तरह का एक्सरे है, स्पेशलाइज एक्सरे है, जो कि 40 से ऊपर की महिलाओं को साल में एक बार कराना चाहिए। ये सारे वेस्टर्न कंट्री में गवर्नमेंट के तरफ से ये फ्री होता है, लेकिन इंडिया में नहीं हो सकता है क्योंकि अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। तो इसलिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग मैमोग्राफी एनुअली अफोर्ड कर सकते हैं, उसको 40 या 45 ईयर्स के ऊपर जरूर कराना चाहिए। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यूजुअली 25 से 30 के ऊपर की महिलाओं में एडवाइजेबल है। उसके नीचे ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट बहुत कम इंसिडेंस है। तो मेजॉरिटी के लिए हम लोग करते हैं कि 25 ईयर्स प्लस फीमेल्स को मंथ में एक दिन, जब पोस्ट मेंसेस हो जाते हैं, मेंस के बाद करीब एक सप्ताह के बाद, मिरर के सामने खड़े होकर के सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। उसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। एक तरफ से दोनों ब्रेस्ट को करें। उसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आपका कोई ब्रेस्ट में शेप चेंज तो नहीं लग रहा है, कोई गांठ उसमें फील हो रहा है कि नहीं, कोई स्किन जो है उसमें कोई चेंजेस है। स्किन में चेंज का इंपॉर्टेंस है कि कोई पकनी, मतलब अंदर के तरफ धंसा हुआ तो नहीं लग रहा है स्किन। निपल रिट्रैक्शन जो है, निपल अंदर के तरफ धंसा हुआ नहीं। निपल रिट्रैक्शन एक कैंसर का बहुत बड़ा फीचर है। अगर निपल किधर का भी अंदर के तरफ है तो उसमें कैंसर होने की संभावना 90% से भी ज्यादा होता है। उसके अलावे कोई रेडनेस है कि नहीं स्किन में, वो देखना है। एक्जिला जिसको कि कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसमें कोई लंप है कि नहीं, गांठ है कि नहीं, उसको भी देखना है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन दोनों ब्रेस्ट का बारी बारी से करना चाहिए। और कोई भी कंफ्यूजन रहे तो डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें एकदम एब्सोल्युटली ठीक है, थोड़ा सा भी शक है, तो बेटर है कि डॉक्टर को दिखा लें। और इससे अर्लीस्ट स्टेज में नहीं होता है। अर्लीस्ट स्टेज में मैमोग्राफी से होता है, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। बट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में भी स्टेज 1 स्टेज 2 में हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग क्या है, इनहिबिशन, संकोच होना। यस महिलाओं में एक है कि कैसे हम ब्रेस्ट को दिखाएं। तो कोई जरूरी नहीं है कि मेल डॉक्टर को, आप फीमेल डॉक्टर को भी शुरू में दिखा सकते हैं, लेकिन संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लगता है शक है, तो जाके डॉक्टर से मिलिए, वो अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। और कभी ये नहीं डरना चाहिए कि कोई लंप और गांठ है तो वो कैंसर ही हो जाएगा। इसके डर से बहुत लोग नहीं दिखाते हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। सर, क्या ब्रेस्ट कैंसर से जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है कि जब मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होने लगता है या फिर ब्लीडिंग में चेंजेस आने लगते हैं उनके कलर्स में, तो क्या वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है? कुछ भी उसके बारे में कुछ बताएं।
ब्रेस्ट कैंसर से मेंस्ट्रुएशन का कुछ खास रिलेशन नहीं होता है, लेकिन अगर किसी फीमेल को दोनों तरफ पेन हो रहा है ब्रेस्ट में, मेंसेस से रिलेटेड, खास करके प्री मेंस्ट्रुएशन फेज में अगर दोनों तरफ पेन होता है, बहुत कॉमन सिम्टम है, ये 30% फीमेल में होता है, मस्टाल्जिया जिसको बोलते हैं, दोनों ब्रेस्ट में पेन होना, फिर कुछ लोग का मेंसेस के बाद पेन कम हो जाना, कुछ लोग का मेन से कोई रिलेशन नहीं है लेकिन बीच बीच में पेन होना, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। और इसमें फीमेल जो है जनरली दिखाने, हम लोग के भी ओपीडी में 4-5 पेशेंट डेली इस तरह के होते हैं और वो लोग डरे हुए होते हैं। और उल्टी बात यह है कि जो कैंसर का गांठ होता है उसमें शुरुआत में पेन नहीं होता है। लोग उल्टा समझते हैं, लोग के कंसेप्ट में ये बैठा हुआ है कि कैंसर में बहुत दर्द होता है। तो कैंसर में दर्द लास्ट स्टेज या एडवांस स्टेज में होता है, शुरुआत में किसी भी कैंसर में दर्द नहीं होता है। ये सबसे अनफॉर्चुनेट बात है। अगर दर्द हो जाता तब तो पेशेंट बहुत जल्दी आ जाता डॉक्टर के पास, एकदम एकदम मतलब इनिशियल स्टेज में। कैंसर में जब दर्द होता है जनरली ये लेट स्टेज होता है, एडवांस स्टेज होता है, तब होता है। तो ब्रेस्ट में अगर कोई भी गांठ जिसमें कि और एक साइड में हो है, सिर्फ एक कोई गांठ जो एक ब्रेस्ट में है और उसमें दर्द नहीं है, वही ज्यादा खतरनाक होने का चांस है और उसमें जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर दूसरा पहलू यह है कि दोनों ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, मेंस से उसका कुछ रिलेशन लग रहा है और फिर पेन बीच में ठीक भी हो जाता है, फिर होता है पेन, तो ये कैंसर का लक्षण नहीं है। इसको फाइब्रोएडिनोसिस हम लोग बोलते हैं और उसमें कुछ मेडिसिन से वो ठीक हो जाता है। लेकिन कंफ्यूजन जब भी रहे तो वो दिखाना चाहिए ताकि कंफ्यूजन से वो हाँ। क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है सर, जैसा कि आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ सर्वाइकल कैंसर जो है वो भी एक बड़ा कारण है जो कि अभी काफी लोगों में दिखता है, तो क्या आप बताएंगे लोगों को, हमारे दर्शकों को, कि सर्वाइकल कैंसर के प्राइमरी कॉजेटिव फैक्टर क्या है जिसके कारण से वो अवेयर हो सके? हाँ, सर्विक्स का कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल में इंडिया में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत लार्ज पॉपुलेशन में ये होता है। इसका कॉजेटिव फैक्टर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो वायरस है, एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस ये होता है। तो आप बोल सकते हैं मोर देन 90% जो है वो एचपीवी वायरस से ही होता है। एचपीवी वायरस अब कैसे होता है, तो वो जो अनहाइजेनिक कंडीशन में जो रहते हैं उसमें वायरल इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी वो ज़्यादा होता है और बार बार इन्फेक्शन अगर हो रहा है किसी फीमेल को और उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, कम मतलब प्रोटीन की कमी है, माल नरिश्ड है, बहुत वेल ऑफ से नहीं है, फैमिली से नहीं है, तो वो बार बार इन्फेक्शन होने के बाद वो एक इरोजन होता है, एक पैथोफिजियोलॉजी है, उसके बाद धीरे 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 काफ़ी सालों के बाद वो कैंसर में चेंज हो जाता है। तो ये एक्चुअली उसका हिस्ट्री होता है। तो ऊपर वाले ने बहुत लंबा टाइम दिया है कैंसर सर्विक्स से बचने के लिए, फीमेल को एक काफ़ी लंबा टाइम दिया है, उससे बच सकती है वो इसके पूरे प्रोसेस को। तो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है वो हाइजीन है, खास करके मेंस्ट्रुअल हाइजीन। जब उस समय मेंस्ट्रुएशन होता है उस समय हाइजीन की बहुत इम्पोर्टेंस है और खास करके आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पर बहुत काम करता है, जैसा मुझे मालूम है। तो ये कैंसर सर्विस को प्रिवेंट करने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप एक तो हाइजीन के बारे में समझाएं, जो गरीब महिलाएं हैं उनके बारे में कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, उन्हें गंदे कपड़े नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, पैड यूज करना चाहिए। हाँ, और उसमें साफ सुथरा होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा बहुत महंगा पैड यूज करें, बट जो एक साफ अगर कपड़े मिल जाते हैं तो साफ कपड़े भी वो इस्तेमाल कर सकती हैं जी। तो इसके ये जरूर बताना चाहिए फीमेल्स को, खास करके लड़कियों को, जब मेंस स्टार्ट हो रहा है कि कैसे उसको करना है। उसमें आप लोग का बहुत बड़ा रोल है और डॉक्टर से बड़ा रोल आप लोग का है उसमें, और उसको समझाना। एक इसमें स्टडी में इतना इम्पोर्टेंट है, मैं बताना चाहूँगा कि एक मुंबई में एक स्टडी हुआ था, वाशी में। वाशी वहाँ एक स्लम एरिया है। अच्छा। और वहाँ पे दोनों प्रॉब्लम है, एक तो पानी का प्रॉब्लम और दूसरा प्राइवेसी का प्रॉब्लम। तो ये दोनों चीज़ को उन लोगों ने प्रोवाइड किया एक एरिया में, कि पानी का भी और
उनका जो वॉशरूम है उस तरह प्राइवेसी कि करने का, हाँ, privacy कि में वो हो सके। ठीक से अपना ये कर पाए, क्लीनलीनेस रख पाए। Yes. तो ये देखा गया कि 15 से 20 साल का ये बड़ा लंबा ये था, स्टडी था, और टाटा मेमोरियल मुंबई का ये स्टडी था। तो ये देखा गया कि उन महिलाओं में जहाँ ये दोनों चीज प्रोवाइड किया गया उसमें कैंसर सर्विस का इंसिडेंस बहुत कम था कंपेयर टू अदर Other पार्ट। slum area. हाँ, तो ये इतना बड़ा चीज है। दूसरा एक और मैं बताना चाहूंगा डेटा, यूएस में 1950 से पहले कैंसर सर्विक्स जैसे यहाँ बहुत प्रिवेलेंट है, उसी तरह का ऑलमोस्ट था इंसिडेंस यूएस में। US में। यूएस में, अमेरिका में इतना प्रिवेलेंट था कैंसर सर्विक्स। लेकिन धीरे धीरे, जैसे क्या मैंने पहले सेंटेंस में बोला था कि एफ्लुएंसी से, अर्बनाइजेशन से कैंसर ब्रेस्ट का इंसिडेंस बढ़ता है और कैंसर सर्विस का इंसिडेंस घटता है। Yes, उसका रीजन यही होता है कि जैसे जैसे आप एफ्लुएंट होते हैं, साफ सुथरा रहने लगते हैं, अच्छा खाना मतलब प्रोटीन खाते हैं, तो आपका हेल्थ भी मेंटेन एक रहता अच्छे है, lifestyle एक को लच्छी, maintain। हाँ, आप साफ सुथरा रहते हैं, तो आप कैंसर सर्विक्स का इंसिडेंस ऐसे ही घटने लगता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन से होता है। तो ये दो इंडिकेटर हैं जो कि आप सिर्फ हाइजीन मेंटेन अगर ठीक से करें शुरू से, और उसको एजुकेट करें फिर महिलाओं को, और वो अच्छा खाना भी उनको मिले, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि 60% ऐसे ही कम हो जाएगा बिना कुछ किए हुए। और दूसरा तरीका जो सब आप लोग को मालूम होगा वो वैक्सीन है। Yes, sir. फीमेल में, जो लड़कियों में है 9 to 26 ईयर एज में, वो देना चाहिए। 3 डोज वैक्सीन का पड़ता है, और वो भी इन्फेक्शन पे काम करता है, डायरेक्ट वो कैंसर पे काम नहीं करता है। वो infection हाँ, पे काम एचपीवी जो वायरस Yes. है उसके अगेंस्ट में वो वैक्सीन है, तो उस पर वो काम करता है। Yes. लेकिन ये नहीं है कि आप वैक्सीन ले लिए तो आप गंदा अगर रहेंगे तो आप बिल्कुल 100% बच जाएंगे कैंसर, ऐसा नहीं है। दोनों को आपको लेके चलना पड़ेगा। वैक्सीन को भी और एक बेस्ट लाइफस्टाइल को भी, हाँ, जो हाइजीन हाइजीन मेंटेन कर सके। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। सर, जैसा कि बताया गया है कि सर्वाइकल कैंसर स्टेज में जो ऑलमोस्ट 90% क्यूरेबल होता है, क्या रेगुलर पैप टेस्ट और अर्ली सिम्टम को रिकॉग्नाइज करने से मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कम किया जा सकता है? बिल्कुल, किसी भी कैंसर का अर्ली स्टेज में अगर हम डायग्नोज करें तो उसका मोर्टालिटी, उसकी क्यूरेबिलिटी और उसका कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, कॉस्ट बहुत कम लगता है ट्रीटमेंट में, और उनकी लाइफ जरूर बढ़ेगी और क्योर हो सकता है डिजीज। तो वो चीज़ कैंसर सर्विक्स पे भी लागू होता है। दूसरा कि कैंसर सर्विक्स में मैंने पहले बताया कि आपको बहुत लंबा टाइम मिलता है किसी को भी। तो पहले क्या होता है कि इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद प्री कैंसरस स्टेज में चेंज होता है, जिसको CIN बोलते हैं। एक टेक्निकल बात है, CIN1, CIN2, CIN3, ऐसा चेंज होता है। फिर CIN3 के बाद इन्वेजिव कैंसर, जो कैंसर एक्चुअल है, स्टेज 1, 1A, 1B ऐसे करके आगे बढ़ता है डिजीज। तो अब इसमें सिम्टम जो हैं वो है सबसे पहले लिकोरिया या पीवी डिस्चार्ज, जिसको बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में लिकोरिया बोलते हैं, जी जी सर। पानी जैसा या आते रहना। तो ये इन्फेक्शन का ये है, कारण और कैंसर का भी ये सिम्टम होता है। लिकोरिया बहुत दिन से किसी को हो रहा तो है। सर, इन दोनों को कैसे महिलाएं जो हैं वो पहचान पाएंगी कि ये नॉर्मल है या फिर ये कैंसर का ही सिम्टम है? नहीं, तो अगर एक लिकोरिया में ब्लीडिंग आने लगे, खास करके पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, जी। कि इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कैंसर का लक्षण हो जाता है। अच्छा। अर्लीस्ट लक्षण में से एक है ये। जी। उस बाद में तो फिर बाद में भी ऐसे भी ब्लीडिंग होने लगती है, फिर पेन होने लगेगा, ये सर थोड़ा सा लेट हो जाता है स्टेज। लेकिन ल्यूकोरिया है, अगर ब्लीडिंग अभी नहीं है, फिर वो भी कैंसर का लक्षण, उस समय में जरूर गायनेकोलॉजिस्ट को जाकर के दिखाना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि पैप स्मीयर टेस्ट होता है, यस सर, यस। तो अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो वो कराना चाहिए। वो एक तरह का स्क्रीनिंग है, उसमें अर्ली में पता चल जाता है। फर्दर डॉक्टर समझते हैं तो फिर बायोप्सी होता है, उसके आगे का फिर टेस्ट। उसके बाद आगे के प्रोसेस अपना हाँ। चलते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये दोनों कैंसर के अलावा भी और भी बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, तो जैसा कि गॉल ब्लैडर, ओरल कैंसर्स होते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा आप कुछ बात कर ले, ताकि हमारे दर्शक जो हैं उससे अवेयर हो जाएं। जो कि गॉल ब्लैडर, अभी जो है गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिल रही है, तो आप उस पर थोड़ा कुछ बताएं सर। हाँ, गॉल ब्लैडर से पहले मैं एक उससे भी कॉमन जो कैंसर है वो है
ओरल कैविटी कैंसर, यस सर। मुंह का कैंसर, जी सर प्लीज। तो इसको हेड एंड नेक कैंसर भी बोलते हैं, और भी गले का कैंसर या आवाज जो होते हैं लैरिंग्स का कैंसर, फेरिंग्स, इसोफेगस, ये सारे कैंसर जो है वो टोबैको रिलेटेड हैं। यस सर। ये तंबाकू से, आइदर स्मोकिंग हो या खैनी हो या गुटखा हो, गुल हो, किसी भी फॉर्म में अल्कोहल हो, ये सब इनसे कॉजेटिव एजेंट ये है। तो मैंने पहले भी बताया था कि 1/3 कैंसर जो है प्रिवेंटेबल है, जिसमें से ये कैंसर है ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। अगर 9 पूरी तरह से किसी भी, मान लो किसी तरह से लोग तंबाकू का सेवन बंद कर दें, सरकार उस पर बैन लगा दे या खुद ही छोड़ दें, तो 90% ऑफ द दीज कैंसर, टोबैको रिलेटेड कैंसर, जो कि ओरल कैविटी में होता है, फेरिंग्स में होता है, लैरिंग्स में होता है, इसोफेगस में होता है, लंग्स में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, स्टमक में होता है, इसोफेगस में होता है, ये सब टोबैको रिलेटेड है। तो आप बोल सकते हैं, अगर हम डेटा फॉर्म में बोलें तो हर एक साल कम से कम 5 लाख कैंसर वो हम लोग कम कर सकते हैं हर एक ईयर। टोटल तो नंबर बहुत बड़ा नंबर है, जी जी सर। 5 लाख सिर्फ इसको बैन करने से। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वेस्टर्न कंट्री में स्मोकिंग जो है बहुत कम हो गया है अवेयरनेस से। यस सर। वहां आप जाएंगे तो बहुत आपको रेयरली कोई स्मोकर मिलेगा, और यहाँ ज्यादा हो गया, ज्यादा तो हो गया। और हम आजकल देख रहे हैं कि फीमेल्स में, लड़कियों में वो बहुत ज्यादा हो गया है, मेल से बराबर ही है ऑलमोस्ट फीमेल इसमें। तो ये बड़ा खराब डेवलपमेंट है। यस सर। तो उसमें अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है कि बहुत लोग जो है वो स्टाइल में स्मोकिंग करने लगता है, कि स्टाइल मारना है उसी में। एग्जैक्टली सर, फूल बनने के चक्कर में वो अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। एग्जैक्टली। तो स्टाइल में आप स्मोकिंग करते हैं, उसके बाद उसकी आपकी आदत बन जाती है, फिर आप उसी में चले जाते हैं, और इतना ये साइकिल ऐसा चलने लगता है। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे स्ट्रेस इसी से कम होता है। अब उसको स्ट्रेस जिंदगी में कम ही नहीं हो रहा है और स्मोकिंग ही नहीं छूट रहा है। तो ये और इस विशियस साइकिल में आप जानते हैं, जा रहे हैं। स्मोकिंग, टोबैको, ये सिर्फ कैंसर को नहीं बढ़ाता है, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और बहुत सारे बीमारियों को बढ़ाता है। तो एक बड़ा पैकेज लेके आता है पूरा वो, और आप इसमें फंस गए तो उसके बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सर, अगर जो बाहर निकलना चाहते हैं खुद से, तो वो ऐसा क्या करें जिससे वो इन सारी चीजों से, टोबैको है या फिर स्मोकिंग है, खैनी है, गुल है, इन चीजों से बाहर निकलना चाहें, वो खुद से निकलना अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं? इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट विल पावर है। जी सर। और कुछ बहुत सारा इसमें मेथड आता है, लेकिन विल पावर आपका स्ट्रांग नहीं है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, इवन हम लोगों ने काफी लोगों को जैसे ऑपरेट किया है, उस समय बहुत डरे रहते हैं वो, कि सर अब कान पकड़ते हैं, अब नहीं, कभी करेंगे, और ठीक हो गए वो, और फिर शुरू कर दिया। फिर उनके फैमिली वाले बोले कि सर देखिए ऐसे ऐसे है। तो इनका विल पावर इतना कमजोर है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, समझा ही सकते हो। सबसे बड़ी चीज उनके अब उसके लिए दूसरा होता है निकोटीन पैच होता है, कुछ दिन के छुड़ाने के लिए, वो सब यूज करना है, लेकिन वो सब भी अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे पेशेंट को मैंने समझाया है, खास करके जो फैमिली मेंबर को, खास करके अगर उसकी डॉटर छोटी वोटी है तो वो लोग ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर दिए। हम तो उल्टा फैमिली को ही समझाते कि देखा करो पापा को, या ये है कि ऐसे करें तो उसमें ले लो, उनसे मना करो। और 10 दिन अगर कोई लगातार छोड़ देता है, हम ये समझाते कि आप 10 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा। ये शुरू का जो 10 डेज है, इसी में आपको किसी ना किसी तरह से उसमें कंट्रोल करना है आपको। तो काफी लोग करते हैं, मतलब 70% लोग तो छोड़ देते हैं, और नहीं है तो कम से कम कुछ लोग को कैंसर हॉस्पिटल का टूर जरूर कर लेना चाहिए, उससे समझ में आता है। उसमें डर लगता है कि कैसा ये होता है, किस तरह से म्यूटिलेटिंग सर्जरी होती है, काफी बार जो है नहीं ठीक होता है। हाँ, वो सब डरता है, फील करेंगे तो शायद उनके विल पावर को इंक्रीज करेंगे। डर से ना आदमी, डर से बहुत सारा काम करता है ना। यस सर, यस। हम लोग जो है लॉ अबाइडिंग जो बने हुए हैं, बहुत सारे चीजें डर से हम लोग करते हैं, इसीलिए उनको ऐसा तो लॉ से तो कुछ उनका प्रॉब्लम नहीं है, देख करके डर लगता है कि अच्छा मेरा भी ऐसा हालत हो सकता है, तो वो करना चाहिए इसमें। सर, स्टडी के अकॉर्डिंग गॉल ब्लैडर कैंसर जो है अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है? तो इसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से लोगों को गॉल ब्लैडर कैंसर से अवेयर कर सकते हैं। हाँ, गॉल ब्लैडर कैंसर एक बहुत इम्पोर्टेंट कैंसर है हम लोग के लिए। बिहार, यूपी, बंगाल और झारखंड,
ये जो चार स्टेट हैं, कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गॉल ब्लैडर कैंसर इसी में होता है। इवन इंडिया के दूसरे पार्ट में इतना नहीं होता है जो जितना यहाँ होता है। इन सारे एरिया वेस्टर्न कंट्री में एक रेयर बीमारी है, गॉल ब्लैडर कैंसर एक रेयर है। मतलब वहाँ का बहुत बड़ा ऑन्कोलॉजिस्ट होगा और वो मंथ में एक केस देख लेगा, तो मतलब वो बहुत बड़ा मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, तभी एक केस देख पाएगा, इतना रेयर है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग 2-3-4 रोज देखते हैं, डेली का ये इतना कॉमन है। अब इसका रीजन, इस पर रिसर्च हो रहा है हम लोग के। अनफॉर्चुनेटली हम लोग के कंट्री में अगर रिसर्च कुछ होता नहीं है, तो अभी तक जो रिसर्च हुआ उसमें आर्सेनिक जो है, वाटर में आर्सेनिक का कंटेंट ज्यादा यहाँ पे है, उससे ये प्रिज्यूम किया जा रहा है। उसमें कुछ कुछ जापान के कोलैबोरेशन से कुछ कुछ रिसर्च चल रहा है बिहार के अंदर, तो उसमें अभी तक जो आया है वही आर्सेनिक है। तो ये चारों स्टेट में पहले था कि ये गंगेटिक बेल्ट में होता है, गंगा के आसपास पानी से में कुछ प्रॉब्लम है उससे होता है, लेकिन वो खत्म, क्योंकि झारखंड में कहाँ गंगा है, तो इसमें वहाँ, इसलिए वो थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड हो गया। लेकिन आर्सेनिक का है, और ये चारों स्टेट में आर्सेनिक का कंटेंट ज्यादा मिला है, तो इसमें और फर्दर इसको स्टडी हो रहा है। तो जो भी हो, लेकिन अब यहाँ पे हो रहा है। और एक और कंट्री है चिली, चिली जो साउथ अमेरिका में है एक कंट्री, वहाँ भी बहुत होता है गॉल ब्लैडर कैंसर, तो वहाँ भी आर्सेनिक का कंटेंट ज्यादा है। बाकी यूरोपियन कंट्री और अमेरिका, ये सब में एकदम रेयर डिजीज है ये। और इसके एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, डॉक्टर हई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जी सर, जी जी। तो हम लोग भी टीचर रहे हैं वो, उन्होंने इंडिया में वो फर्स्ट पर्सन थे कि जिन्होंने बताया कि गॉल ब्लैडर का यहाँ पे इंसिडेंस इतना ज्यादा है। इसके पहले हम लोग जो बुक में पढ़ते थे ड्यूरिंग एमएस करने या एमबीबीएस के इसमें, तो हम लोग गॉल ब्लैडर का इंसिडेंस जो है 0.9% पढ़ते थे। तो हम लोग जो बुक में पढ़ते वही चलता था, हम लोग तो ट्रीटमेंट करते नहीं थे, पता नहीं था। उन्होंने पहले बताया, फर्स्ट पर्सन वो थे इंडिया के कि जिन्होंने बताया कि 9% है, नॉट 0.9, 9%। हाँ 9% है, मतलब कैंसर का इसमें। और फिर उनको इसके लिए रिकॉग्नाइज किया गया, फिर वो डेटा आया, फिर क्योंकि वो ट्रीटमेंट करते थे पहले, उनको एज ए सर्जन पता चलता था कि ये इंसिडेंस ज्यादा है, और उन्होंने रिपोर्ट किया था। तो एक हम लोग का एक बुक है, बेली एंड लव बोलते हैं, उसमें एमबीबीएस में सर्जरी की किताब है, फिर उनका नाम उसमें मेंशन हुआ था, तो एक उनका कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह का चीज ठीक है, कम से कम उन्होंने बताया कि इंसिडेंस इतना कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो लोगों को पता चला फिर इसमें। अनफॉर्चुनेटली ये है कि गॉल ब्लैडर कैंसर में जो रिसर्च है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट ज्यादा यहाँ पे हैं, और जहाँ पे रिसर्च होता है वहाँ पेशेंट ही नहीं है। तो इसमें जब अर्ली स्टेज में डायग्नोस कभी कभी होता है, और इसका रीजन है सबसे कि वो जिसमें स्टोन होता है जनरली 80% उसी से रिलेटेड होता है। सिंगल स्टोन किसी को और बड़ा स्टोन है वो ज्यादा खतरनाक है। दूसरा एक मैसेज आप लोग ये करना चाहिए कि अगर इस रीजन में हम लोग रहते हैं, गॉल स्टोन पता चल गया, किसी का भी अल्ट्रासाउंड हुआ किसी भी कारण, आजकल तो बहुत इजी है अल्ट्रासाउंड कराना, और उसमें पता चल गया गॉल स्टोन है, तो उसको ऑपरेट कराना ही कराना है, उसमें पेन हो या ना हो उससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं गॉल स्टोन और किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में अगर पेन नहीं हो रहा है तो आप उसको जिंदगी भर छोड़ सकते हैं, लेकिन गॉल स्टोन को उसमें कैंसर नहीं होता है। किडनी स्टोन नेवर कॉजेज कैंसर। उसका दूसरा प्रॉब्लम है, पेन होता है या आइडोनेफ्रोसिस है, उसका रीजन होगा तो उसमें ऑपरेट कराएंगे, लेकिन कैंसर के डर से कभी नहीं किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराना है। लेकिन गॉल स्टोन में अगर पेन नहीं हो रहा है, आपने उसको छोड़ दिया, बहुत सारा हम लोग का मतलब इंसिडेंस हिस्ट्री मिलता है ऐसा। पेशेंट ने बताया कि सर 2-3 साल पहले से हमको पता था लेकिन दर्द नहीं हो रहा था, और ये खास करके फीमेल में ज्यादा होता है, 9:1 का रेशियो है, 9 फीमेल इज टू 1 मेल। तो फीमेल को तो बहुत सारा काम है, इग्नोर भी करती है, बाकी इसमें कि अरे मेरा पेन है तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है दवा खा के हो जाएगा, या दवा पेन नहीं हो रहा तब तो और अच्छा बात है। लेकिन ये स्टोन धीरे 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 चेंज होकर के कैंसर बना देता है, और इसका कैंसर का रिजल्ट सबसे खराब है। पेट के सारे कैंसर में वर्स्ट प्रोग्नोसिस है,
जब तक गॉल ब्लैडर तक कन्फाइंड है तब तक सर्जरी से ये क्योर हो जाता है, लेकिन गॉल ब्लैडर के बियॉन्ड चला गया लिम्फ नोड में, लीवर में और आसपास में, तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होता, फिर बहुत खराब तो प्रोग्नोसिस है इसका। जानलेवा बदल हाँ सकता बिल्कुल जानना, इसीलिए एडवाइजेबल ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन में किसी भी फैमिली में पता चल जाए तो एक लैप्रोस्कोपिक सिंपल सर्जरी है और उससे निकलवा लेना चाहिए उसको। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया और हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया जिसकी वजह से वो अवेयर हो सके। सर अगेन आपका वेरी वेरी थैंक यू सो मच सर कि अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू Thank सो you. मच। मेरे प्यारे दर्शकों, आज की बातचीत हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और आज हम लोग जितने भी सारी चीज़ें जानी, जितनी भी सारी चीज़ें हम लोगों को मालूम हुई, उस पर पूरी कोशिश करनी है कि ख़ुद भी अमल करना है और हमारे आसपास हमारे परिवार वाले, हमारे गांव वाले, हमारे जो भी पड़ोसी उन सबको जागरूक करना है ताकि हम लोग ख़तरनाक और जानलेवा बीमारियों से बच सकें। तो फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरीके की नई जानकारियों के साथ और हम आप मिलकर एक नई लहर शुरू करेंगे जो लोगों को जागरूक करती रहे। आप लोगों का धन्यवाद।